क्या जरूरत पड़ी थी चांदबाग से मुसलमानों के यहाँ यमुना विहार में 50 गाड़ी जलाने की? क्या जरूरत पड़ी थी करदमपुरी से यमुना विहार को जलाने की? क्या जरूरत पड़ी थी नूर इलाही से यमुना विहार को जलाने की? आप बताइए क्या जरूरत थी? क्या हमने उनके घर में जाके कुछ छीना? वो मुद्दा मैं इसलिए बार बार याद दिलाना चाहता हूं कि मान लिया हमने अपनी गली साफ कर ली और मान लिया आपकी गली पर किसी और ने कब्जा कर लिया, तो वो साफ गली किस काम की, वो साफ नाली किस काम की? मेरा कहने का मुद्दा ये है, दिल्ली सरकार की भ्रष्ट सरकार ने पैसा देने की ना तो मंशा रखी और तब दिया जब कोर्ट से फटकार लगी। अगर अपनी हदों से आगे कोई भी गलत काम करता है और पार्टी के संज्ञान में आता है तो वही हसर करता है। जैसे 6-7 काउंसलर बाहर निकाले गए, कुछ डर के मारे खुद ही पार्टी छोड़ के चले गए। आप ब्रह्मपुरी की बात करें, आप भजनपुरा की बात करें, क्यों छोड़ के चले गए ऐसे ऐसे लोग? बात करूंगा नगर निगम के चुनाव को लेकर किस तरीके से, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा नहीं है कोई और मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी है। अब चुनाव नगर निगम के हैं, घर के बाहर कूड़ा उठा नहीं उठा, मेरी नाली साफ हुई नहीं हुई, और जरूरी बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं, पहुंच पा रही हैं नहीं। पहले तो एक छोटा सा परिचय की जरूरत नहीं है, फिर परिचय लेकर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर यूके चौधरी, जिला महामंत्री हूं भारतीय जनता पार्टी में। और जहां हम बैठे ये मेरा एक 50 बेड का रजिस्टर्ड अस्पताल है, जो कि आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, BSCS, NDMC, DTC भी और जल बोर्ड आदि पैनल्स पर है। और मेरा ये हॉस्पिटल का काम है, मैं खुद डेंटिस्ट हूँ और डेंटिस्ट के साथ साथ थोड़ा समाज सेवा, और वाइफ मेरी गायनेकोलॉजिस्ट है। बस यही मेरा परिचय। मैं पूर्व में प्रिंसिपल रहा डेंटल कॉलेज में, 20 वर्ष प्रोफेसर रहा। राजनीति भी आपके साथ लंबे समय से जुड़ी हुई है और नगर निगम का चुनाव, आपको कुछ लोग राजनीति के एक अच्छे खासे जानकार मानते हैं, तो मैं एक निष्पक्ष तो वैसे तो भाजपा का आप साथ समर्थन देंगे ही, लेकिन किस तरीके से, क्योंकि मुद्दा नहीं है इस बार। मैंने कई बार नेताओं से बात करी कि इन मुद्दों पर जनता के बीच में जाकर आप वोट मांगने वाले हैं। सबसे पहले आपके मुँह से ही सुन लेता हूँ। जी देखिए, मैं एक बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी शुरू हुई है, या मैं कहूं कि जब से जनसंघ शुरू हुआ है, मुद्दा तो हमारे पास पैदाइशी है। मैं उदाहरण दे दूं, जो जो मुद्दे हमने सॉल्व किए, जो मुद्दे थे और जो सॉल्व कर दिए, धारा 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक को ख़त्म करना, ये मैं कुछ मोटे मोटे ऐसे मुद्दे बना यही मुद्दे रहेंगे नगर निगम के चुनाव के लिए भी कि पाकिस्तान डर गया, चीन पीछे हट गया, यूक्रेन बाहर से मदद मांग रहा है। क्योंकि मेरे आप चुनाव नगर निगम का है और मुझे अपनी नाली साफ चाहिए, घर के बाहर का कूड़ा उठा चाहिए। जी, मैं वहीं आ रहा था। मैं ये बताना चाह रहा था कि मुद्दे तो हमारे वही हैं। आज भी इस देश की अस्मिता का मुद्दा है, आज भी राष्ट्रवाद का मुद्दा है, आज भी हिंदुत्व का मुद्दा है। अगर हम ये मुद्दे से खत्म हो जाएंगे तो आपको पता है हम कितने सौ साल गुलाम रहे, क्यों रहे, आप स्वतः इस बात को जान लेंगे। वो मुद्दा तो हमारा, चाहे प्रधानी का इलेक्शन हो, चाहे RWA का इलेक्शन हो, चाहे MCD का इलेक्शन हो, चाहे विधायक का इलेक्शन हो, चाहे MP का इलावा देश को चुनने का इलेक्शन हो, वो तो हमारा है ही और रहेगा ही। मैं ये नहीं कहता कि उस मुद्दे में हम अपनी सफाई व्यवस्था को गौण कर देंगे, या बिजली व्यवस्था को गौण कर देंगे, या सड़क व्यवस्था को, गली की व्यवस्था को गौण कर देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मुद्दा मैं इसलिए बार बार याद दिलाना चाहता हूं कि मान लिया हमने अपनी गली साफ कर ली और मान लिया आपकी गली पर किसी और ने कब्जा कर लिया, तो वो साफ गली किस काम की, वो साफ नाली किस काम की? मेरा कहने का मुद्दा ये था। अब मैं आता हूं विषय पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो MCD में सरकार है, आपको पता है कूड़ों के ढेर अंबर से लगे हुए थे जब हमारे पास सरकारें आई MCD में। आज उनकी ऊंचाई बहुत कम हो गई, चाहे आज़ादपुर का हो, चाहे गाजीपुर लैंडफील्ड हो। हमने घर घर से कचरा उठाने के लिए जो प्राइवेट भी व्यवस्था बनवाई है, आप देखिए बहुत कम, ना के बराबर। अगर किसी गली में एक आध में समस्या हो तो मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज मैक्सिमम जगह अगर आप पूछेंगे तो ये समस्या रहेगी। 2-2 बार भी कूड़ा उठता हैगा। तीसरी बात कि जो कचरे का निस्तारण है, उसकी पूरी कोशिश ये है कि जैसे उड़ता हुआ चला जाता था, खुले में जाता था, वो जो कूड़ा इकट्ठा करने के लिए जो हम लोग बाउंड्री बना के कूड़ा घर बनाते थे, वो लगभग समाप्त होने की स्थिति में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, आप सोचिए कितना बड़ा देश है, उसमें लगभग 3.25 करोड़ की पॉपुलेशन अब दिल्ली की है। उतने कूड़े को इकट्ठा करना, निस्तारण करना जो किया है, वो काबिल तारीफ है। ना केवल ये स्ट्रीट लाइट्स की, LED लाइट्स की, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ किन परिस्थितियों में, परिस्थितियाँ आपको मालूम है
केजरीवाल सरकार की परिस्थितियां 7-8 साल से जैसी हैं आप जानते हैं। जब तक हमारा 4th क्लास 3 क्लास कर्मचारी 3-3 4-4 महीने भूखे मरने के कगार पे नहीं आता, तब तक तो वो पैसा नहीं देते उनकी पगार के लिए, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। उसके बावजूद भी एमसीडी चल रही है, वही अचंभे की बात है। जब तनख्वाह के लिए पैसा नहीं है तो बाकी कामों के लिए पैसा कितना दे रहे होंगे केजरीवाल जी? आपको पता है कई साल से 13,000 करोड़, फिर 26,000 करोड़, ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। पैसा तो बर्बाद भी हुआ है, कुछ पैसा बर्बाद भी हुआ है। मैंने चिंदी चोरी में पार्किंग के टेंडर उठते देखे, और जितने भी रेवेन्यू के साधन थे, चाहे वो एडवर्टीजमेंट है, उस पर भाजपा के नेताओं के बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स देखे। साथ में नोवेल्टी को 200 करोड़ की जमीन को 34 करोड़ में बिकते हुए भी देखा। कुछ रेवेन्यू तो यहाँ भी बर्बाद कर दिया। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। अगर इस प्रकार की कोई भी बात है तो देखिए वो संज्ञान में आनी चाहिए, और संज्ञान में आप लोग लाते ही हैं, और कोर्ट कचहरी सारा सिस्टम है उसको देखने के लिए। आरोप है, आरोप लगता है कोर्ट कचहरी का दरवाजा आपने भी नहीं खटखटाया, आपने भी दीवार रोड पर आकर 13,000 करोड़ की मांग करी, तीनों मेयर केजरीवाल के घर के बाहर बैठ गए। कोर्ट कचहरी आज तक नहीं चल पाई। मैंने जब इस सवाल को उठाया था तो उनका कहना था कि जन साहब कोर्ट कचहरी में सालों लग जाते हैं जी। तो मैंने कहा सालों लग जाएंगे तो इसका मतलब न्याय प्रक्रिया तो बिल्कुल चरमरा गई है। और आपकी खुद बात की अब कोर्ट कचहरी का लगता है एक आम आदमी कभी शिकायत करता है। भारतीय जनता पार्टी एमसीडी कोर्ट भी गई है, और कोर्ट से ही कई बार पैसा मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे मुद्दों पे उनकी फटकार लगाई, और हाई कोर्ट दिल्ली का तो कई बार फटकार लगा चुका है, और उसके बाद उन्होंने पैसा दिया है। ऐसा नहीं, हमने कोर्ट के दरवाजे भी गएंगे, आपको संज्ञान में होंगी बहुत सारी चीजें। तो वो भी एक तरीका है। मैं ये बता रहा था कि जिस आरोप को आप बात कर रहे हैं, किसी ने आरोप लगाया होगा दूसरी पार्टी ने। देखिए मैं ही बताना चाहूँ, आज कांग्रेस तो बेचारी आरोप लगाने की भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक आरोपित पार्टी, बरसों की एक पार्टी जिसने जन्म दिया भ्रष्टाचार को, और भ्रष्टाचारियों भी लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार में, तो वो कहने की स्थिति में। लेकिन जो ये नया पैदा हुआ भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जिन्न जो पैदा हुआ, और जिसने अपनी पार्टी से जो सबसे कम भ्रष्टाचारी ईमानदार थे उन सबको पहले भगाया, चाहे वो प्रशांत जी हो, चाहे योगेंद्र यादव जी हो, चाहे वो अपने कवि महोदय हो, कुमार विश्वास जी हो, ऐसे लोगों को आपने जोड़ लिया, तो अब वो आपके लिए काम कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए अब आप क्षेत्रीय मुद्दों की बात करो। हमने तो बहुत सारे काउंसलरों को जो बेईमान थे उनको हटा दिया, उन्होंने जाके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। मान लिया ना कि बेईमानी है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, तो इंसान है, इंसान की फितरतें, पार्टियां तो नहीं बदलती, लेकिन अगर अपनी हदों से आगे कोई भी गलत काम करता है और पार्टी के संज्ञान में आता है तो वही हसर करता है। जैसे 6-7 काउंसलर बाहर निकाले गए, कुछ डर के मारे खुद ही पार्टी छोड़ के चले गए। आप ब्रह्मपुरी की बात करें, आप भजनपुरा की बात करें, क्यों छोड़ के चले गए ऐसे लोग? क्या वजह थी आप बताइए? क्योंकि जो उनका वजह वो चोर बोलते हैं, वो कहते हैं कि जी पार्टी की जो नीतियां है वो इतनी अच्छी नहीं है कि जितनी अच्छी नीतियों के साथ हमने अपनी विचारधारा के जुड़े थे वो नीतियां बदल गई हैं। जी बिल्कुल, वो ठीक कहते हैं। पार्टी की नीतियां पैसा खाने खिलाने की नहीं है। वो रोकती है लिंटर पे पैसा लेने से, वो रोकती है किसी भी टेंडर पे पैसा लेने से, और जब जिसको किसको ये मंजूर नहीं है वो आम आदमी की तरफ भागता है, क्योंकि उनको जरूरत है आदमियों की। गलत अच्छा उनको कुछ नहीं, वो चाहते हैं हमारी संख्या बढ़े और किसी तरीके से हम अपनी इन्हीं चीज़ों में चालों में कामयाब होते रहे। पर मैं ये बताना चाह रहा था, भ्रष्टाचार के आयाम जो स्थापित किए हैं केजरीवाल जी ने, राज्यसभा के टिकट देने 20-20 करोड़ में हो या और कोई भी सदस्यता हो, हर टिकट अब देखिए एमसीडी में बिकने वाला है। लगभग हर जगह मेरी बात हुई है, अरे डॉक्टर साहब हम पे 50 लाख रुपए कहाँ है जो हमें टिकट मिलेगा आम आदमी पार्टी में। इस तरीके की बातें लोग करते हैं, उनके मेरी रोज बात होती रहती है। तो मैं ये कहना चाहता कि एमसीडी ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ इंप्रूवमेंट किया, किन परिस्थितियों में किया वो भी काबिल तारीफ है। तो मैं समझता हूँ जिस दिन भाजपा की सरकार विधानसभा में भी आ जाएगी तो ये सब दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मैं आपसे बस मुद्दे की बात करूं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले, क्योंकि 15 साल की जो सरकार भाजपा की रही है उसमें लगातार आरोप भ्रष्टाचार का रहा है, और भ्रष्टाचार के साथ भाजपा सरकार को जोड़कर लगातार देखा जा रहा है। किस तरीके से उन आरोपों को खारिज करते हुए और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे एक विश्वास जमाने के लिए कि जनता इस बार भी, जैसे आपके बार नारा है 15 साल भाजपा सरकार, एक बार फिर भाजपा सरकार, तो वो मुद्दे क्या होंगे? मैं एक बात ये बताना चाह रहा था कि आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आरोप को बताओ तो सही। आरोप तो वो तो है जो गीता रावत रंगे हाथ पकड़ी जाती है, आम आदमी पार्टी की काउंसलर, वो भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार नहीं है जी प्रमोद जी गड़बड़ कर रहे हैं, पुनीत जी गड़बड़ कर रहे हैं,
फलाना बल, ये कहना बहुत आसान है। अरे कर रहे हैं तो आप पकड़वाइए ना। यही तो ऐसा व्यक्ति था केजरीवाल जिसने ये कहा आप बस रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, आप बस मुझे एक आइडिया दे दीजिएगा और मैं अंदर कर दूंगा। यही तो फाइलें लेके घूमते थे इन्हीं के मंत्री तो, कि शीला दीक्षित को जेल करा देंगे, कलमाड़ी को, हजारों के नाम इन्होंने लिए, सैकड़ों कैबिनेट मंत्रियों की फाइलें। क्या आज तक किसी पे आरोप साबित किए? हाँ, जिन कुछ पर आरोप साबित करने की कोशिश की उनसे माफी और पैर पकड़कर मांगी, कोर्ट में मांगी, मानहानि के दावे हुए, क्षमा याचना की इस व्यक्ति ने। तो मैं ये मान के चलता हूं कि केवल आरोपों में दम है। देखिए, करप्शन की मैं बात करूं, कहीं किसी स्तर पे है, वो तो कर्मचारियों की वजह से है। जो सरकारी कर्मचारी करप्शन करते हैं वो एक सिस्टम में है, उसको कौन दूर कर पाया आज तक? आप चले जाइए एसडीएम ऑफिस में, एक बनवा लीजिए ओबीसी का सर्टिफिकेट, अल्पसंख्यक का। ये सवाल मैंने अब्दुल रहमान जी से किया कि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार एसडीएम कोर्ट में नहीं है? क्या भ्रष्टाचार आपके हॉस्पिटल्स में नहीं है? क्या भ्रष्टाचार आपके बाकी जो डिपार्टमेंट, रेवेन्यू से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है, सब में भ्रष्टाचार व्याप्त है? तो केवल एमसीडी के भ्रष्टाचार की बात करके आप परिवर्तन नहीं, मैं वही कहना चाहता हूँ। घूम फिर के क्या होता है कि जी पुलिस वाला बहुत भ्रष्टाचारी है। क्यों? क्योंकि वो जनता के बीच में रहता है, लोकल फिगर में रहता है। क्या उसके बॉस के बॉस के बॉस के बॉस भ्रष्टाचारी नहीं है? अगर एक थानेदार ईमानदार होगा तो क्या कांस्टेबल ईमानदार नहीं होगा? एक डीसीपी ईमानदार होगा तो क्या एसएचओ ईमानदार नहीं होगा? 99% होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एमसीडी लोकल काम करती है, सफाई, झाड़ू पोछा, एरिया में छोटे छोटे पौधे, पार्क, ये सब व्यवस्था देखती है जो जनता के सामने रहते हैं। और बड़े बड़े काम, पीडब्ल्यूडी की सड़क के सामने बन के जा रही है, बहुत बड़ी है, कॉलोनी से दूर है, तो उसमें भ्रष्टाचार लोगों को उतना नहीं दिखता जितना कि है। और मैं बताना चाह रहा हूं, भ्रष्टाचार तो बहुत सारी चीज़ों में है, लेकिन एमसीडी को रिपीटेडली ये प्रचारित किया जाता है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कुछ भ्रष्टाचार की बात यहाँ कर लेता हूँ, डायरेक्टली जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं। मकान बनता है, नींव ढलती है, दीवारें खड़ी जाती है, लेंटर का समय आता है, लाओ जी पैसा लाओ, जिससे त्रस्त है। और अभी आपने देखा कि पहले कोरोना, फिर पहले दंगे, फिर कोरोना, और अब दोबारा से एक बात थी कि एमसीडी किसी भी तरह का कोई सील नहीं लगाएगी। अब भी सील का ड्राइव चल रहा है। कन्वर्जन चार्ज दीजिए, पार्किंग चार्ज दीजिए, ना वो पार्किंग दिखाई दे रही है, ना कन्वर्जन के बाद वो सारी सुविधाएं दिखाई दे रही है जिस सुविधा की बात भाजपा सरकार अपनी एमसीडी में करती थी। पैसा आदमी निकाले तो निकाले कहाँ से? आप भी इस सर्विस रोड की बात देख लीजिए कि ये कन्वर्जन शायद सभी ने जमा करा रखा होगा, लेकिन पार्किंग मिली, अभी भी रोड पर ही पार्क हो रहा है। वो रोड पीडब्ल्यूडी की है जिस रोड पे वे पार्किंग हो रही है। कहीं ना कहीं ये पूरा एक लगता है लोगों को, यार सब कुछ ठगी हो रही है। तो उस ठगी को, देखिए, ये पहले से व्यवस्था बेहतर हुई है, लेकिन जो मुसीबत आई वो इसलिए आई क्योंकि 3 पार्ट में जब से ईडीएम ये डिवाइड हुई है एमसीडी, तो ईडीएमसी एक बहुत गरीब तबका है। चाहे कुछ भी कहो, 25 गज 50 गज, इतने छोटे छोटे मकान, कुछ ही जगह ऐसा सिस्टम है कि जहां से बहुत बड़ा हमें पैसा मिल पाता है। बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट कॉस्टली नहीं है इस क्षेत्र में। साउथ दिल्ली में अरबपति लोग रहते हैं, करोड़पति हैं, कुछ भी अफोर्ड करते हैं, कुछ भी टैक्सेस भी सक्षम है, बोर्ड्स भी वो पैसा महंगा दे सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी महंगा, हर चीज़ वहाँ पर महंगी है। तो साउथ दिल्ली और कुछ हद तक नॉर्थ दिल्ली ने भी अपने को संभाला हुआ है। लेकिन हम लोगों की स्थिति जैसी जमुना पार की है वैसी है, उसकी वजह से ईडीएमसी में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। और ईडीएमसी का मुझे लग रहा है, अगर केजरीवाल सच्चे दिल्ली की जनता के हितैषी होते तो बोलते कोई बात नहीं, पैसा कम भी आ रहा है एमसीडी पे, हम इस देश की जनता का, हम इस यमुना पार की जनता के सुख के भागीदार बनेंगे, हम इनको थोड़ा ज्यादा पैसे देंगे। सांसद जी की जिम्मेदारी नहीं थी? दो सांसद है हमारे पास। चाह रहा था, आप जरा रिकॉर्ड देख लीजिएगा, आरटीआई के माध्यम से देख लीजिएगा, जितना पैसा एमपी फंड से स्ट्रीट लाइट्स के लिए मनोज जी ने दिया है, जितने पार्क्स एमसीडी के, उनमें झूले लगवाने से लेके, जिम लगवाने से लेके, और भी बहुत सारे काम जो मनोज जी ने अपने फंड से करवाए, शायद ही इसका उदाहरण कहीं पे मिले। मैक्सिमम काम एमपी फंड से हुआ है, और कुछ जो है वो कहीं कहीं से, जैसे एनजीओ से पैसा ले लिया गया, सीएसआर फंड से पैसा लग गया, उससे काम हुए होंगे। मैक्सिमम काम उससे हुआ है। दिल्ली सरकार की भ्रष्ट सरकार ने पैसा देने की ना तो मंशा रखी, और तब दिया जब कोर्ट से फटकार लगी, या जब हड़तालें जो है अपने 4th क्लास और 3rd क्लास कर्मचारी, टीचर्स तक की, मुद्दा नहीं मिला, जनता के बीच में जाना है और विश्वास जमाना है। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, सबसे बड़ा मुद्दा आज भी राष्ट्रवाद का है। ये यमुना विहार और यमुना विहार का इलाका आज भी नहीं भूल सकता 3 तरफ से मुसलमानों का हमला। आप बताइए क्या जरूरत पड़ी थी चांदबाग से मुसलमानों के यहाँ यमुना विहार में 50 गाड़ी जलाने की? क्या जरूरत पड़ी थी करदमपुरी से यमुना विहार को जलाने की? क्या जरूरत पड़ी थी नूर इलाही से यमुना विहार को जलाने की? आप बताइए क्या जरूरत थी? क्या हमने उनके घर में जाके कुछ छीना? आप क्या इसको आंतरिक सुरक्षा को एक मुद्दा नहीं मानते हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है।
मेरी गली बेशक खराब रह जाए, मैं सुरक्षित ही नहीं हूं तो क्या सुरक्षित है। मैं आज भी इस राष्ट्रवाद को, इस हिंदुत्व को सबसे बड़ा मुद्दा मान के चलता हूं और इसी पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और हम ईमानदार पार्टी के सिपाही हैं, ईमानदार सिपाही हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, किसी भी पार्टी से मिला लीजिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक से प्रेरित ईमानदार पार्टी, ऐसी पार्टी कहीं मिलेगी नहीं। कहने को तो कोई भी इल्जाम किस चीज़ पे लगा दे, लेकिन यहाँ का 80-90% कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ काम करता है, क्योंकि उसी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से प्रेरित है। हमें अपने देश को नंबर 1 पे लेके जाना है। हम मोदी जी से प्रेरित हैं, अमित शाह जी से प्रेरित हैं, नड्डा जी से प्रेरित हैं, आदेश गुप्ता जी से प्रेरित हैं, मनोज जी से प्रेरित हैं, और हम उसी ईमानदारी से काम करते हैं। आप विश्वास करिए, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, आप सरकारी तंत्र के सिस्टम में अगर होगा तो होगा, हमारे यहाँ वो रुक नहीं सकता। काउंसलर उदाहरण है, अपने क्षेत्र से भी काउंसलर बाहर किए गए हैं, आम आदमी पार्टी में गए हैं, और उन भ्रष्टाचारियों को आम आदमी पार्टी ने ज्वाइन कराया है। चलिए, यह थे कुछ वह तीखे सवाल, जिस सवालों को जनता लगातार मुद्दा बना रही है। और बहुत अच्छा जवाब अभी डॉक्टर यूके चौधरी जी का सुना। और सरोकार यदि जनता करती है तो एक बार कमेंट में अपनी राय दें, और साथ में इस वीडियो को अपने जो उत्तरी पूर्वी जिला का कोई भी साथी है उसको टैग कर शेयर करें, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति लगातार गरमरा रही है और ईडीएमसी खुद बहुत लंबे समय से अपने को सरवाइव कर रही है, इस मुद्दे को क्या इस बार भी सरोकार रखेगी? विराम दूंगा।